तो फिर हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड आज का जो कंपैरिजन है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम तीन मोस्ट पावरफुल रेसेस को आपस में कंपेयर करने वाले हैं। और ये तीनों रेसेस ही अपने अपने यूनिवर्स की मोस्ट पावरफुल रेस में भी गिनी जाती है। तो फिर पहले मैं आपको इन तीनों रेसेस के नाम बता देता हूँ, जिनमें है हमारे पास विल्ट्रमाइट्स, एसगार्डियंस और क्रिप्टोनियंस। तो फिर आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो फिर प्लीज इस वीडियो के एंड तक बने रहो और इस वीडियो को भी पूरा देखो। तो फिर चलिए बिना किसी देरी का वीडियो करते स्टार्ट। तो फिर पहले अगर हम बात करें विल्ट्रमाइट्स की, तो विल्ट्रमाइट्स हमें इनविंसिबल सीरीज में दिख चुके हैं और ये रेस अपने यूनिवर्स की मोस्ट पावरफुल रेस भी है। और जो विल्ट्रमाइट्स है ये विल्ट्रम प्लेनेट पे रहते हैं, और जो एवरेज विल्ट्रमाइट है उसके पास भी सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी एंड और भी कई सारी पावर्स होती है। और जो विल्ट्रमाइट्स होते हैं वो टेक्नोलॉजिकली भी काफी ज्यादा एडवांस होते हैं, और जो एवरेज विल्ट्रमाइट्स होते हैं वो भी सुपरह्यूमन कैटेगरी में आते हैं। और अगर इसका सिंपल उदाहरण आप लोगों को दूं तो आता है ओमनीमैन और इनविंसिबल। आप समझ सकते हो कि ये दोनों कैरेक्टर किस लेवल के बींग्स हैं। और एवरेज विल्ट्रमाइट भी ओमनीमैन और इनविंसिबल जितना ही पावरफुल होता है। और जो विल्ट्रमाइट्स की जो पावर्स होती है वो उनकी एजिंग पर भी डिपेंड करती है, यानी कि एक विल्ट्रमाइट जितना ज्यादा उम्र दराज होगा उतना ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। लाइक इनविंसिबल जो कि 18 साल का ही है, और जो ओमनीमैन है उसकी उम्र मिलियंस ऑफ ईयर्स की है। बट फिर भी इन दोनों की फाइट से इजीली सिटीज डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिससे हम समझ सकते हैं कि एवरेज विल्ट्रमाइट किस लेवल का बींग होता है। यानी कि जो एक विल्ट्रमाइट होता है वो इजीली एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने वाली स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी होल्ड करता है। एंड इनके अलावा जो विल्ट्रमाइट्स होते हैं वो कहीं पर भी सर्वाइव कर सकते हैं, यानी कि ये चाहे तो स्पेस में भी सर्वाइव कर सकते हैं एंड ये स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट को भी अचीव कर सकते हैं। बट विल्ट्रमाइट्स ने अपनी इस पावर का अच्छे कामों के लिए कभी भी यूज नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने इन पावर्स का प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने और कॉन्क्यूर करने में ही काम में लिया है। हमने सीरीज में देखा है कि विल्ट्रमाइट्स ने एक एक विल्ट्रमाइट्स को अलग अलग प्लैनेट पे भेज दिया उन्हें कॉन्क्यूर करने के लिए। यानी कि अगर एक विल्ट्रमाइट चाहे तो एक प्लैनेट को इजीली कॉन्क्यूर कर सकता है, पूरा प्लैनेट उसके सामने भी क्यों ना आ जाए। जिससे हम विल्ट्रमाइट्स की पावर लेवल का अंदाजा लगा सकते हैं कि विल्ट्रमाइट्स किस लेवल के बींग्स होते हैं। एंड इनके अलावा विल्ट्रमाइट्स की जो लर्निंग प्रोसेस होती है वो काफी ज्यादा तेज होती है, और विल्ट्रमाइट्स जन्म से ही वॉरियर्स होते हैं एंड उनकी स्किल्स भी काफी ज्यादा इंप्रूव होती हैं, और विल्ट्रमाइट्स काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं। तो ये तो बात होगी विल्ट्रमाइट्स की, जो बात मुझे पता थी मैंने आप लोगों को बता दिया है। बट वहीं अगर हम बात करें क्रिप्टोनियंस की, तो जो विल्ट्रमाइट्स है उन्हें क्रिप्टोनियंस से ही सीधा सीधा उठाया गया है। बट जो क्रिप्टोनियंस होते हैं वो अपने प्लेनेट पर उतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, क्योंकि क्रिप्टोनियंस पाए जाते हैं क्रिप्टोन प्लेनेट पर, और जो क्रिप्टोन प्लेनेट का जो सन है वो है रेड सन, और इनकी जो पावर होती है वो सन पर ही डिपेंड करती है। यानी कि सन जितना ज्यादा चमकीला होगा और जितना ज्यादा प्लेनेट के पास होगा, क्रिप्टोनियंस उतने ही ज्यादा पावरफुल भी बन जाएंगे। बट इसे मैं आपको बाद में डिस्कस करने वाला हूँ। बट अगर हम पहले बात करें कि इनकी टेक्नोलॉजी कैसी है, तो टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा सुपीरियर रेस है। ये यूनिवर्स में काफी सालों पहले से एग्जिस्ट करती आ रही है, जिस कारण इन्होंने टेक्नोलॉजी के लिए खुद को बहुत ज्यादा एडवांस कर लिया है। और अगर मैं आपको इसका सिंपल उदाहरण दूं तो वो है इनके आर्मर्स और इनके स्पेसशिप्स। अगर आपने मैन ऑफ स्टील मूवी देखी होगी तो आपको पता ही होगा कि मिलिट्री फोर्सेस ने मिलके अपने सारे हथियार क्रिप्टोनियंस के ऊपर और इनके स्पेसशिप पे चला दिए थे, तब भी ये इनके आर्मर और इनके स्पेसशिप्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए थे, जिनसे हम इनकी टेक्नोलॉजी का अंदाजा लगा सकते हैं। और हमें ये भी पता चलता है कि जो क्रिप्टोनियंस होते हैं वो टेक्नोलॉजिकली ह्यूमन से कितने ज्यादा एडवांस होते हैं। एंड इनके अलावा इनके पास कुछ इस टाइप की मशीन भी थी जिनके जरिए वे किसी भी प्लेनेट को क्रिप्टोन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड क्रिप्टोनियंस इतने ज्यादा इंटेलिजेंट एंड इतनी ज्यादा सुपीरियर रेस थी कि ये अपने बच्चों को भी खुद ही क्रिएट कर सकते थे, और जिस टाइप का बच्चा उन्हें चाहिए था कि उन्हें फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट चाइल्ड चाहिए या फिर मेंटली इंटेलिजेंट बच्चा चाहिए, ये उसे लैब में ही बना सकते थे। एंड इनके अलावा हमें कई सारी उनकी टेक्नोलॉजी भी इस मूवी में दिखाई गई है। एंड अगर बात करें कि एवरेज क्रिप्टोनियन कितना ज्यादा पावरफुल होता है, तो एवरेज क्रिप्टोनियन एक पीक ह्यूमन जितना पावरफुल होता है, उनके पास पीक ह्यूमन फिजियोलॉजी होती है। बट अगर हम बात करें क्रिप्टोनियंस की येलो सन के सामने पावर्स की, तो येलो सन के सामने इनकी पावर्स की कोई भी लिमिट नहीं है। क्योंकि अगर आपने मैन ऑफ स्टील मूवी देखी होगी तो आपको पता ही होगा कि जब जनरल जोर्ड और उनके जो मिनियंस होते हैं वो अर्थ पर 2 से 3 दिनों के लिए आते हैं, तब वो इतने ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि अर्थ की पूरी मिलिट्री मिलके भी उन्हें नहीं रोक पाती है। एंड इनके अलावा सुपरमैन को भी अच्छी खासी टक्कर दे पाते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि जो क्रिप्टोनियंस होते हैं वो किस लेवल के बीइंग्स हो जाते हैं येलो सन के सामने, यानी कि इजीली एक प्लेनेट को कॉन्क्यूर कर सकते हैं। एंड इनके अलावा क्रिप्टोनियंस जितने ज्यादा सोलर रेडिएशन को ऑब्जर्व करेगा उतना ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। और अगर कोई क्रिप्टोनियन सन के अंदर ही चला आता है तब तो उसकी पावर लेवल का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। और इसका हमें साफ सीधा उदाहरण मिला है कॉमिक्स में, यानी कि जब सुपरमैन सन के अंदर चला आता है तो वो सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन बन जाता है, जो कि गॉड लेवल बीइंग है, और उसकी पावर्स का भी कोई लिमिट नहीं है। और कोई भी क्रिप्टोनियन उतना ज्यादा पावरफुल बन सकता है सन के अंदर जाने से, यानी कि हम साफ शब्दों में बोलूं तो येलो सन के सामने उनकी पावर्स की कोई भी लिमिट नहीं है। बट वो अपने प्लेनेट पर तो एक पीक ह्यूमन जितने ही पावरफुल होते हैं। एंड अगर नेक्स्ट बात करें हम एसगार्डियंस की,
तो इस गार्डियंस बहुत ज्यादा सुपीरियर एंड गॉडली रेस है। एंड कुछ लोग बोलते हैं कि हर एक एस गार्डियन गॉड्स होता है, बट नहीं, हर एक एस गार्डियन गॉड नहीं होता है, बल्कि उनके जो सुपीरियर कैरेक्टर्स होते हैं, जो उनके सुप्रीम बीइंग्स होते हैं, वही गॉड्स होते हैं, लाइक थोर, ओडिन एंड हेला। और अगर कोई एस गार्डियन नॉर्मल बीइंग्स में से गॉड बनता है तो उसके अंदर बचपन से ही स्पेशल एबिलिटीज होंगी। तो इसे भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इनकी टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो इस गार्डियंस भी टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा एडवांस रेस है और हमें एमसीयू में ऐसी इंपॉर्टेंस भी काफी ज्यादा दिखाई गई है। जो इस गार्डियंस होते हैं उन्होंने मैजिक को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है और मैजिक और साइंस को कंबाइन करके अपना ही साइंस क्रिएट किया है। और हमने मूवी में देखा था कि जीन फॉस्टर भी उनकी टेक्नोलॉजी को देख के हैरान रह गए। और जो इस गार्डियंस है उन्होंने 9 रियल्म्स को भी कंक्यूर किया था। और अगर इनकी टेक्नोलॉजी का मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण दूं तो आप इनके वेपन्स से समझ सकते हैं कि इनके वेपन्स किस लेवल पर डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और इनके वेपन्स भी मैजिकल होते हैं। एंड इनके अलावा और भी अगर आपको इनका उदाहरण दूं तो इनके स्पेसशिप्स और बाइफ्रोस्ट से भी आप समझ सकते हैं। बट इनके जो स्पेसशिप्स होते हैं वो स्पेस में लड़ने के लिए नहीं बने होते हैं, बट फिर भी इन्हें स्पेसशिप्स की जरूरत भी नहीं होती है क्योंकि इनके पास है बाइफ्रोस्ट, जिससे ये किसी भी प्लेनेट पर सेकंड्स में जा सकते हैं। और अगर साफ सुथरा बोलो तो जो इस गार्डियंस का नॉलेज होता है वो बहुत ही ज्यादा है। अगर तुम इन्हें विल्ट्रमाइट्स और क्रिप्टोनियंस से कंपेयर करोगे तो, क्योंकि विल्ट्रमाइट्स और क्रिप्टोनियंस सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, बट जो इस गार्डियंस है वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस होने के साथ साथ मैजिकली भी बहुत ही ज्यादा एडवांस है। और अगर हम बात करें कि एक एवरेज एस गार्डियन कितना ज्यादा पावरफुल होता है, तो एक एवरेज एस गार्डियन 3 ह्यूमन जितना पावरफुल होता है, यानी कि 3 ह्यूमन जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग और जितना ज्यादा फास्ट होंगे उतना ज्यादा पावरफुल एक एस गार्डियन होता है। यानी कि जो एक नॉर्मल एस गार्डियन होता है वो एक सुपर ह्यूमन होता है। बट वहीं अगर हम बात करें इनके सुप्रीम बीइंग्स की, तो उनके सुप्रीम बीइंग्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल होते हैं, लाइक थोर, हेला एंड ओडिन। और एस गार्डियंस के बारे में एक बात बहुत ही मशहूर है कि एस गार्डियन जितने ज्यादा ओल्ड होते हैं उतने ज्यादा पावरफुल भी बनते हैं। बट जो नॉर्मल एस गार्डियंस होते हैं उनके लिए ये बात नहीं बोली जा सकती। जो सुप्रीम बीइंग्स होते हैं वही उम्र के साथ पावरफुल होते हैं। लाइक थोर कितना ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, और उसकी उम्र 15 साल है। बट वहीं उसकी जो बहन है हेला, उसकी उम्र 3000 साल है और उसने थोर के म्योलिर से अपने एक हाथ से तोड़ दिया था। बट वहीं जो ओडिन है उसकी उम्र लगभग 50,000 साल से भी ज्यादा हो सकती है। तो तुम समझ सकते हो कि उरू की तो इसके सामने कोई इज्जत ही नहीं है। इनके अलावा जो सुप्रीम एस गार्डियंस होते हैं वो मैजिक को भी बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं और इनके पास अपनी स्पेशल पावर्स भी होती है, जिनके कारण ये गॉड्स भी माने जाते हैं, लाइक थोर गॉड ऑफ थंडर, हेला गॉडेस ऑफ डेथ, लोकी गॉड ऑफ मिस्चिफ। एंड इनके अलावा और भी कई सारे गॉड्स हैं। तो ये तो बात होगी तीनों रेसेस की, और आप लोग समझ गए होंगे कि तीनों में ज्यादा सुपीरियर रेस कौन सी है। तो फिर अब अगर मैं यहाँ पर अपना ओपिनियन दूं, तो अगर तुम इन तीनों के एवरेज बीइंग्स को कंपेयर करोगे तो यहाँ पर नंबर 1 पर तो विल्ट्रमाइट्स आएंगे, क्योंकि एक नॉर्मल विल्ट्रमाइट भी प्लेनेट बस्टर होता है। और नंबर 2 पर यहाँ पर एस गार्डियंस आएंगे, क्योंकि एस गार्डियंस सुपर ह्यूमंस होते हैं। और नंबर 3 पर क्रिप्टोनियंस। बट अब अगर हम येलोसन के सामने इनकी पावर्स को देखें तो यहाँ पर नंबर 1 पर क्रिप्टोनियंस आएंगे, क्योंकि येलोसन के सामने क्रिप्टोनियंस की पावर्स की कोई भी लिमिट नहीं है। और नंबर 2 पर विल्ट्रमाइट्स एंड नंबर 3 पर यहाँ पर एस गार्डियंस आएंगे। अब यहाँ पर कुछ लोग बोल सकते हैं कि तूने एस गार्डियंस को इतने नीचे रैंक क्यों किया है, और वो ये भी बोल सकते हैं कि एस गार्डियंस गॉड्स होते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एवरेज एस गार्डियन इतने ज्यादा पावरफुल भी नहीं होते। तो हमने मूवी में देखा है कि हेला ने अपने एक नेक्रो सोर्ड से ही उन्हें मार डाला था। बट वहीं जो एवरेज क्रिप्टोनियन होता है वो येलोसन के सामने सुपरमैन जितना ही पावरफुल बन सकता है। एंड इनके अलावा एवरेज क्रिप्टोनियन ओमनीमैन जितना पावरफुल होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर एस गार्डियंस को नंबर 3 पे रैंक किया है। बट अगर तुम इनके सुप्रीम बीइंग्स को कंपेयर करोगे तो यहाँ पर नंबर 1 पर इजीली एस गार्डियंस ही आएंगे, क्योंकि एस गार्डियंस उम्र के साथ बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। इसका सिंपल उदाहरण मैं आपको थोर एंड हेला के कंपैरिजन से दे ही सकता हूँ, और ओडिन का तो कहना ही किया। एंड इनके अलावा नंबर 2 पर मैं क्रिप्टोनियंस को रखूंगा एंड नंबर 3 पर विल्ट्रमाइट्स को। एंड इनके अलावा अगर बात करेंगे टेक्नोलॉजिकली कौन ज्यादा एडवांस है, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल ज्यादा एडवांस एस गार्डियंस होंगे एंड नंबर 2 पर क्रिप्टोनियंस और नंबर 3 पर विल्ट्रमाइट्स। तो फिर आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैंने इन तीनों रेसेस को आपस में किस तरीके से कंपेयर किया। बट अगर आपको मेरी लिस्ट या पसंद नहीं है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। एंड अगर मैंने कहीं पर कोई गलत बात बोली तब भी आप कमेंट्स में बता सकते हो। एंड अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपको एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।